नहीं नहीं, मेरी नीमो आत्महत्या नहीं कर सकती। वो तो जिंदगी से लबालब थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने नहीं, मैं नहीं मानता मेरी नीमो। और आत्महत्या, ये तो पानी में आग लगाने जैसा हुआ। मेरी नीमो खिलखिलाती मस्ती में झूमती, हर लम्हा मानो उसी के लिए ही था जिसे वो भरपूर खुलकर जीती थी। मेरे गले में बाहें डालकर लटकती और जिद करती कि मैं उसे झूला झुलाऊं। बड़ी हो गई तब भी यही जिद करती, डैडा मम्मा मुझे झुलाओ वरना आज स्कूल नहीं जाऊंगी। और मुझे उसे झुलाना ही पड़ता। भला ऐसी मेरी नीमो आत्महत्या करेगी? नो, नॉट एट ऑल, नेवर नेवर। फिर क्या हुआ? यही तो सब सोचने पर मजबूर करता है। मन मानने को तैयार ही नहीं था। जब मेरी नीमो 10 दिन की थी तभी गायत्री उसे मेरे हवाले कर खुद कुछ कर गई। डिलीवरी के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जाने से 3 दिन पहले बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स का कहना था पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है। पर मेरी समझ में नहीं आया कि जब सब नॉर्मल था तो फिर ये इन्फेक्शन। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैं खुद भी तो डॉक्टर हूँ, पर समझ नहीं पाया और ना ही जान पाया। बस अपनी गायत्री से हाथ धो बैठा। बड़े बड़े वादे करने वाली कमबख्त मजदार से छोड़ गई। मेरे तो परिवार में भी कोई नहीं था। अनाथ आश्रम में जो पला बड़ा था। गायत्री से मेरी मुलाकात मेडिकल के फर्स्ट ईयर में हुई थी। साथ साथ पढ़ते पढ़ते जाने कब प्यार हो गया। तमाम विरोधों से बावजूद गायत्री ने मुझसे शादी कर ली। तब से उसके पेरेंट्स ने सारे संबंध तोड़ दिए थे। गायत्री की मौत पर आए जरूर थे, लेकिन उसका कातिल भी मुझे ही ठहरा कर गए। बच्ची को देखा तक नहीं। मेरे डीन डॉक्टर शर्मा ने कहा भी कि बच्ची को वे अपने साथ ले जाए, मगर उनका जवाब था जब हमारी बेटी ही नहीं रही तो फिर किसी अनाथ के गंदे खून को ले जाकर हम खुद को गंदा क्यों करें। सोचिए मुझ पर क्या बीती होगी। क्या ऐसे होते हैं माँ बाप? वैसे भी मैं अपनी गायत्री की आखिरी निशानी को खुद से अलग करने की तो सोच भी नहीं सकता था। खैर, आए हुए सभी मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए। मैं अपनी नीमो को लेकर अपने घर में अपनी गायत्री के साथ रह गया। अपने नाना नानी की नजर में मेरी नीमो अपशकुनी थी जो माप को खा गई। नहीं, मेरी नीमो अपशकुनी नहीं, अपशकुनी नहीं, बल्कि मेरी मासूम गुड़िया, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरी गायत्री की निशानी, उसका अंश। भला अपशकुनी? खैर, सब सवाल था अपनी गुड़िया को पाल पोष कर बड़ा करना। एकदम तो किसी के पास छोड़ना भी मुझे गवारा न था। हालांकि उसकी देखभाल के लिए 24 घंटे की आया रखी थी, पर वो मेरी नजरों के सामने रहती थी। जहाँ जाता यानी कि क्लिनिक वगैरह भी जाता, साथ ही ले जाता। यहाँ तक कि देश विदेश की सेमिनारों में भी उसे जब भी बोतल से दूध पिलाने की कोशिश की, वो पीती ही नहीं थी। रो रो के बुरा हाल हो जाता था। एक दिन रोते बिलखते नन्हे होठों को प्यार से सहलाया तो रोना थम गया। मुंह खोलकर चूसने का प्रयास करने लगी। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे भी मैं रोई के फाहे से दूध पिलाने की कोशिश करने लगा। कुछ बूंदे मुंह से निचोड़ी नहीं पिया, सब बाहर निकल गया। उंगली से होठ पोंछे तो उंगली चूसने लगी। देखकर चकित रह गया और फाहे से दूध उंगली पर निचोड़ने लगा। मेरी गुड़िया पीती गई। पेट भर गया तो अपने आप छोड़ दिया। उसके बाद तो इस तरह दूध बड़े आराम से पीती रही। रोना तो जाने कहाँ गुम हो गया था। अब तो खेलती, किलकारियां मारती, 6 महीने में बैठने भी लगी। दूध अभी भी वैसे ही पीती जब तक कटोरी से ना पीने लगी। जब कभी रोते हुए चुप नहीं होती तो इस तरह पिलाने से चुप हो जाती, मानो माँ का स्तनपान कर रही हो। और इसका ये सिलसिला तो 5 साल की होने तक चलता रहा।
बड़ी होने पर भी मेरा हाथ पकड़कर अपने मुंह के पास रखकर सोती, खूब मेरे साथ मस्ती करती, मेरे ऊपर कूदती फाड़ती, कभी मैं सिर में मालिश करती, बाल बनाती, कभी शैतान पोनी बनाती। एक दिन दोपहर में आराम कर रहे थे हम बाप बेटी। इसके नन्हे हाथों की मालिश तो जादू ही करती, पता नहीं कब पोनी बनाई, देखी ही नहीं। फ्रेश होकर क्लिनिक आए, ये तो खी कर ही रही थी। अब स्टाफ भी मुंह फेर के हंस रहा था। जब अंदर गया तो अपनी हंसी रोकते हुए रोजी ने कहा, सर आपकी पोनी खोल दूं? सिर पे हाथ फेरा तो पीछे पोनी हाथ में आई। अब तो मेरी भी हंसी छूट गई। मेरी हंसी ने जैसे सबको हंसने का सिग्नल दे दिया। रुकी हुई हंसी का मानो कौवार फूट गया और मेरी गुड़िया पता नहीं कहाँ छुप गई थी। फिर खिलखिलाती हुई दादा मम्मा को उल्लू बनाया। उल्लू बनाना कहते हुए मेरे गले में बाहें डालकर मेरी गोदी में बैठ गई। शादी होने तक भी अपने दादा मम्मा को ऐसे ही परेशान करती। ऐसी जिजीविषा और जीवट भरी मेरी नीमो आत्महत्या नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो मुझे कितनी प्यारी थी। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। अपनी हर बात शेयर करती मुझसे। जब उसे शेखर से प्यार हुआ तो उसने मेरे पूछे बिना ही बता दिया, डैडा मम्मा आई एम इन लव, आई यू इज दैट माई एनिमी डाडा? ओके ओके बाबा बट अरे मेरी माँ, एनिमी का मतलब जब शादी के बाद उसके साथ चली जाओगी तो वो मेरा दुश्मन ही तो हुआ, जो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगा, मेरी गुड़िया को मेरी आंखों से दूर ले जाएगा। मतलब पक्का जानी दुश्मन? नो नो डैडा मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या आपने डैडा मम्मा को साथ ले जाएगी? ओह यस यू आर राइट माय डियर डैडा मम्मा। अगर मैं नहीं गया तो क्या मैं अपने डैडा मम्मा के साथ ही रहूंगी और शेखर वो भी रहेगा? अगर नहीं रहा तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ऐसा सोचने वाली मेरी गुड़िया को मैंने ही शेखर के साथ भेजा था। शेखर ने भी कहा था, डैड मैं अपने मॉम के साथ यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता, मैं ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। उसकी ये सोच अच्छी लगी और उसे मैंने अपनी गुड़िया के लिए पसंद कर लिया। हर तरह से मुझे अपनी गुड़िया के योग्य लगा। आखिरकार फिर ऐसा क्या हो गया जो मेरी गुड़िया ने आत्महत्या कर ली? नहीं नहीं, मेरी गुड़िया आत्महत्या नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं। वो तो माँ बनने वाली थी। उसने खुद मुझसे कहा था, डैडा मम्मा आप नानू बनने वाले हैं। फिर मुझे इस फिर का पता हर हाल में लगाना है। मैं अपनी गुड़िया की ससुराल गया। वहां जाने पर मुझे सब बदला बदला लगा। शादी से पहले तो कुछ और ही नजारा था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि घर के लोग सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे थे? मैंने पूछा, मेरी गुड़िया ने ऐसा क्यों किया? तो उसके सास ससुर गुस्से से तमतमाते हुए बोले, क्यों? क्या इस प्रकार की लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हमारे बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें तो पहले ही पता चल गया था ये लड़की कुलछनी और बदचलन है। और क्या करें, बेटे के आगे हार गए थे। वरना ऐसी लड़की जिसे बड़ों की कोई परवाह नहीं। अरे भाई छोड़ो, बड़ों की भी कोई इज्जत होती है, कदर होती है। मगर यहाँ तो सब राम राम, हर वक्त अपने यार के साथ हा हा ही करती रहती। हमारी तो नाक में दम कर रखा था। अच्छा हुआ जो खबरदार जो आगे एक शब्द भी बोला और बस मैं गुस्से में बाहर निकल आया। एयरपोर्ट के लिए टैक्सी को आवाज दी। टैक्सी रुकी। देखते ही टैक्सी ड्राइवर बोला, डॉक्टर साहब आप यहाँ तुम कैसे जानते हो? मुझे सर जी आप भले ही भूल गए पर मैं कभी नहीं भूल सकता अपने खैरख्वाह को। टैक्सी के लोन के लिए मुझे कोई गारंटर नहीं मिल रहा था। मुझ गरीब की मदद तो मेरे अपनों ने भी नहीं की थी। बैंक में आप आए हुए थे, पता नहीं क्या सोचकर आपसे रिक्वेस्ट की, वो किसी अनजान से। सर आप मेरे गारंटर बनेंगे। मुझे टैक्सी के लिए लोन चाहिए पर कोई साइन करने को तैयार नहीं था। आप प्लीज और आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया।
मेरी तरफ बढ़े, गौर से देखा, बोले कहाँ करना है। आपने बिना कुछ पूछे सोचे समझे साइन कर दिया। ऐसे देवता को भी भला कोई भूल सकता है। तुम तो दिल्ली के रहने वाले, फिर यहाँ मेरी पत्नी को कोई भाई बहन नहीं, इकलौती है। पिछले 6 महीने से उसके पिताजी बीमार हैं, दिल्ली आने को तैयार नहीं। बेटी के घर का कैसे खाए? पर आप बताता हूँ, पहले एयरपोर्ट तो चले। सर चलिए, लेकिन आप यहाँ इस घर के आगे, ये आप जैसे भले इंसान के रिश्तेदार तो हो नहीं सकते। बड़े खराब हैं ये लोग। अपनी गर्भवती बहू को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। अच्छा, पर तुम्हें कैसे मालूम? अस्पताल के लिए टैक्सी बुलाई, वो मेरी थी। उस बच्ची की हालत बहुत ही खराब थी। पिछली सीट पर बीच में बिठाया, पर बैठने की हालत तो उसकी थी ही नहीं। मैंने लिटाने को कहा, अपने काम में काम रखो कहकर चुप कर दिया। आपस में अजीब सी बातें कर रहे थे। औरत, जो शायद लड़की की सास ही रही होगी, फुसफुसाते हुए कह रही थी, तूने पूरा नहीं पिलाया, नहीं तो मम्मी आपने जो दिया सब, फिर अब तक इतने में अस्पताल आ गया। बच्ची के कहराने की आवाज भी नहीं आ रही थी। दिल किया गाड़ी सीधे थाने ले जाऊं, पर पहले बच्ची की जान जरूरी है। मगर उसने तो दम तोड़ दिया था। वहीं से वापस लौटने लगे। मैं कुछ कहने जा रहा था कि मेरी साइड पीठ में कुछ नुकीला महसूस हुआ। बस चुपचाप चल पड़ा। अफसोस, बेचारी के माँ बाप का भी इंतजाम नहीं किया। आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया। लड़का रुतबे वाला था, इसलिए सब रफा दफा को हो गया। ये सब पुलिस में बता सकती हो, पर सर जी, मेरे पुलिस में बताने से क्या होगा, जब लड़की माता पिता ने भी कुछ नहीं किया। अब तक कोई आया भी नहीं। ये भी हो सकता है बेचारों को पता भी नहीं हो। वो बदनसीब बाप मैं हूँ। बोलो, मेरी मदद करोगे? जी सर जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बिना जाने बिना पहचाने किसी का गारंटर बनने वाला कभी गलत नहीं हो सकता। फिर सर जी, आप एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? इसलिए पुलिस स्टेशन पुलिस ने भी सब सुनकर एफआईआर दर्ज की और इतने में एसीपी जागीर आ गए। डॉक्टर साहब को देखते ही बोले, अरे डॉक्टर, तू यहाँ कैसे? अरे तू एसीपी बन गया, कहते हुए बाहें फैलाकर गले लगाया। दोनों प्यार के अतिरेक में गुथा। अब बता मजरा क्या है? डॉक्टर साहब ने बस विस्तार से बताया और सुनकर एसीपी जागीर गंभीरता भरी गहराई से बोले, अब बेफिक्र रह, तेरी गुड़िया मेरी भी तो गुड्डो है। पोस्टमार्टम तो नहीं हो सकता, बॉडी जो नहीं है, लेकिन आज 5वां दिन ही है, तो मामला अभी गर्म ही होगा। पहले अस्पताल से सुराग निकालेंगे। सिविल अस्पताल के डीन डॉक्टर सबरवाल से मिले, उनकी मदद चाहिए। उन्होंने पता किया कौन सी अस्पताल ले गए थे। हालांकि टैक्सी ड्राइवर बसी अभी तक डॉक्टर साहब के लिए रुका हुआ था। उसे अस्पताल का नाम याद नहीं आ रहा था। स्थिति ही ऐसी थी, पर रास्ता पता था। ले गया। वहाँ रिसेप्शन पर हॉट के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने फोन किया। तुरंत डॉक्टर चौधरी आए। पुलिस का सुनकर घबरा जो गए थे, उन्हें सम्मान के साथ अपने चैम्बर में ले गए। बातों के बीच चाय नाश्ता भी हुआ। डॉक्टर सबरवाल ने पूछा तो डॉक्टर चौधरी ने कहा, जी सर यही लाए थे, पर मर चुकी थी। एसपी जागीर बोले, अच्छा तो अपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? डॉक्टर चौधरी का जवाब था, दी थी सर, आप शायद छुट्टी पर थे, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर ड्राइवर का कहना है उसकी टैक्सी में वापस उसी समय चले गए थे। सॉरी सर, उन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया था। बहुत सॉरी। अब सर अपना काम तो ठीक से करते नहीं, बाद में देखूंगा आपको और आपकी सारी को। सभी चलिए हमारे साथ, कहकर चलिए बैठिए। इतने में इंस्पेक्टर सागर आते ही बोले, रहने दीजिए ना सर, घर का मामला है। चमचों ने पता नहीं कब और किसको सूचना दी थी, पर एसीपी समझ गए सारा माजरा। अच्छा तो आप हैं जिनके बल पर मामला घर का हो गया।
नहीं सर, आप नहीं थे ना। फिर वो लोग आपकी पहचान के थे। सर, मेरी पहचान माय फुट, मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगेन सॉरी सर, गलती हो गई। पर पेशेंट के घर वाले भी बहुत तो रो रहे थे। वह बहुत अच्छे, तबीयत यूं ही बिगड़ गई होगी। हार्ट अटैक हो गया था। बेचारी की मिट्टी क्यों खराब करनी। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं ना। इंस्पेक्टर गर्दन झुकाए खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। एसपी जहांगीर ने नीमो के ससुराल वालों पर कार्रवाई की इंक्वायरी बिठाई गई। टैक्सी ड्राइवर की गवाही के आधार पर सबको दोषी पाया गया। तीनों सास ससुर व पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इंस्पेक्टर सागर को निलंबित कर दिया गया और डॉक्टर चौधरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। आज नीमो भले इस दुनिया में नहीं है, पर डॉक्टर साहब के लिए वो यहीं इसी दुनिया में ही है, हर जगह मौजूद है। आज भी वो उसी तरह अपनी गुड़िया के होठों पर उंगली रखते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, उसकी पसंद की हर चीज बनाते हैं, फिर उसके दोस्तों को खिला देते हैं। दोस्त भी पूरे दिल से खाते हैं। माना कि गुड़िया नहीं है, मगर उसके होने का एहसास स्वतंत्र है। वो एहसास भी ऐसा कि जज्बात भरे सायों में पलता और अपनी ठोस छाप छोड़ता हुआ जिंदगी के धरातल पर टिका है, जहाँ सिर्फ गुड़िया और उसके डैडा मम्मा, बस और कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।